23 जनवरी को बिहार में कर्पूरी ठाकर के जन्म शताब्दी समारोह में आयोजन के बहाने कई राजनीतिक दल अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में लगे रहे। कोई पिछड़े वोटर पर पकड़ बनाने के लिए जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के अलावा उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन सबके मंसूबे पर बीजेपी ने एक गुगली से पानी फेर दिया और ऐसा चाल चला जिससे विपक्ष के सारे नेता ढेर हो गए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने को केंद्र सरकार ने घोषणा की कि उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल हो रही थी उसको लेकर भी केंद्र सरकार ने एक गोगली फेंक दिया। पहले से ही बिहार की राजनीति को लेकर कयासबाजी और अटकलबाजियों का दौर जारी था कि नीतीश कुमार आरजेडी से गठबंधन तोड़कर दोबारा अपने पुराने दोस्त बीजेपी में जा सकते हैं। विपक्ष की लड़ाई मंडल वर्सेस कमंडल से होने की चर्चा भी दोबारा तेज हो गई, लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी ने बड़ा पासा फेंका कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर। जिक्र हुआ जनसंघ के दिग्गज नेता कैलाशपति मिश्र की। ऐसे में आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, कुछ उलझने होंगी। उसी सवाल को आज इस वीडियो में सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ की तो क्या वो बीजेपी में जाएंगे? सवाल नंबर 2 कि कर्पूरी ठाकुर के बहाने बीजेपी ने बिहार में कौन सी चाल चली है? और सवाल नंबर 3 कि जब जनसंघ के कैलाशपति मिश्र के समर्थन से सरकार बनी तो वो कैसे बुरा हो गए जिसकी वजह से उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा दी, और अब उसी जनसंघ ने जो सरकार गिराई थी उसी ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित भी किया। जनसंघ बाद में बीजेपी बनी। अब इस मुद्दे को क्यों लपक रही है बीजेपी, इसे भी समझेंगे। और सवाल 4 कि बिहार में नीतीश कुमार के गठबंधन से बाहर जाने पर क्या होगा, किसे फायदा होगा? सवाल 1 से शुरू करते हैं इस वीडियो की पूरी कहानी कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ की तो क्या वो बीजेपी में जाएंगे? एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने अब कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित कर पाखंडी वाला चाल चला है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने भी बयान दिया है कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने पर। इन तीनों ने क्या कुछ कहा, पहले वो बयान सुन लीजिए। भारत रत्न के लिए सर, ये सब चूंकि भारत रत्न के लिए तो हम लोग शुरू से डिमांड कर ही रहे थे। जी सर। और भारत रत्न का तो अब हो ही गया, तब खुशी की बात है। कल रात में हुआ, तो जैसे ही रात में आया है शाम में, तो वैसे ही रात में ही हमने कह दिया कि बड़ी खुशी की बात। हमें तो ऐसा होना ही था, इसको तो लेके ही रहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी डिजर्व करते हैं। पाखंडी का नमूना है जो इन्होंने कहा है। मरणोपरांत भारत रत्न 1988 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का देहांत हुआ था, और 28 साल बाद, नहीं 28 नहीं, 36 साल बाद इनको भारत रत्न दी जा रही है। मैं समझता हूं इसका हम भरपूर स्वागत करते हैं। पहले तो मैं कह दूं, कर्पूरी ठाकुर जी, जिनके पुत्र मेरे राज्यसभा में सांसद हैं, रामलाल ठाकुर जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। बार बार मैं उनसे उनके पिताजी के बारे में बातचीत करते रहता हूं। पहले तो मैं बिल्कुल साफ कर दूं, मैं इसका भरपूर स्वागत करते हैं, पर यह पाखंडी का एक नमूना। इंडिया गठबंधन से अलग होने की अटकलबाजियां तेज है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब पलटी मार कर चले जाएंगे, या फिर ये कोई भी नहीं जानता कि नीतीश कुमार कब जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहें या न रहें, लेकिन बीजेपी ने चुनाव से पहले तो एक बड़ा पासा जरूर फेंक दिया है। सवाल 2 कि कर्पूरी ठाकुर के बहाने बीजेपी ने बिहार में कौन सी चाल चली है? बिहार के लिए कर्पूरी ठाकुर के योगदान को सबसे पहले, इस सवाल को समझने से पहले योगदान को समझना होगा। कर्पूरी ठाकुर हजाम जाति से आते हैं जो ओबीसी में आता है, और 2 बार बिहार के सीएम रहे। 1952 से वे लगातार विधायक चुने जाते रहे। साल 1967 में वे बिहार के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रहे। पहली बार वे 1970 में मुख्यमंत्री बने, मगर उनकी सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल पाई। दूसरी बार उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। उनका पूरा कार्यकाल 1979 तक रहा। अपने राजनीतिक कैरियर में कर्पूरी ठाकुर सिर्फ एक बार चुनाव नहीं जीत पाए थे। साल 1984 में वे लोकसभा चुनाव हार गए थे 1984 में।
इसीलिए कि उसी साल इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और इसकी वजह से कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर थी और इस वजह से कर्पूरी ठाकुर हार गए थे। मुख्यमंत्री रहते कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, भ्रष्टाचार के सख्त विरोधी रहे। आज किसी को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि बिहार में एक सीएम ऐसा भी रहा जिसने अपने परिवार को इसलिए गांव में रखा क्योंकि उनके पास तनख्वाह से ज्यादा पैसे नहीं थे कि घर ले सकें या रह सकें। कर्पूरी ठाकुर अपने लैब से हटकर राजनीतिक जीवन के बावजूद एक कार तक नहीं खरीद पाए, उनके पास इतनी भी पैसे नहीं थी। कहा जाता है कि वे फटे पुराने कुर्ता में ही घुमा करते थे। सवाल तो इन कि जब जनसंघ के कैलाशपति मिश्र के समर्थन से सरकार गिर गई थी बिहार में, तो अब इसी मुद्दे को बीजेपी क्यों लपक रही है, क्योंकि यही जनसंघ बाद में बीजेपी भी बनी। कर्पूरी ठाकुर बिहार के शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला तो सबसे पहला काम किया कि मैट्रिक की परीक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी। इसके बाद विपक्ष के निशाने पर आ गए। विपक्ष कहने लगा कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए अंग्रेजी को ही सिलेबस से हटा दिया। अगर कर्पूरी ठाकुर अच्छा काम कर रहे थे तो जनसंघ जो बाद में बीजेपी बनी उसने सरकार क्यों गिरा दी? 1980 में जनसंघ से बीजेपी अलग हुई। उस वक्त बीजेपी में ज्यादातर नेता जनसंघ से थे। पार्टी आरएसएस की पद्धति पर चलती थी और उस वक्त कैलाशपति मिश्र को वो नेता थे जिन्होंने बिहार में बीजेपी का बीज बोया। कैलाशपति मिश्र तब बड़े नेताओं में जाने जाते थे, लेकिन गांव-गांव, खेत-खेत रिक्शे से ही चला करते थे। लेकिन उस वक्त कर्पूरी ठाकुर की सरकार से समर्थन वापस ले लिए। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं आज तक के हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के ब्यूरो चीफ सुजीत झा। उनसे जानिए कि जो उन्होंने कार्यकाल देखा कर्पूरी ठाकुर और कैलाशपति मिश्र का, वो क्या कुछ बता रहे हैं, वो विस्तार से समझिए। चर्चा हो रही है वो है कि इतना अच्छा काम कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, तो फिर उनकी सरकार को 1979 में क्यों गिरा दिया गया? आज कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि जनसंघ ने, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, जनसंघ ने उनकी सरकार को गिरा दिया। देखिए, बिहार में जो सरकार बनी थी 1977 में जनता पार्टी की, उसमें 4 दल शामिल थे। जनसंघ, संगठन कांग्रेस, एक भारतीय लोक दल जिसके नेता थे कर्पूरी ठाकुर, और जगजीवन राम की पार्टी। इनको मिलाकर जनता पार्टी बनी थी और उसकी सरकार बनी थी जिसके मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर। 1978 में आरक्षण लागू किया जिसका व्यापक विरोध भी हुआ। पहले केवल पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए ही आरक्षण लागू कर रहे थे कर्पूरी जी, लेकिन बाद विरोध के चलते उसमें महिलाओं और सवर्ण, जो आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण हैं, उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। 12% अति पिछड़ा के लिए, 8% पिछड़ों के लिए, 3% महिलाओं के लिए और 3% आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए, यानी कुल 26% आरक्षण दिया गया। आज देखिए आरक्षण बढ़ के 75% हो गया बिहार में जातीय जनगणना के बाद से। उस समय माना जा रहा था कि अति पिछड़ा का वर्गीकरण भी कर्पूरी ठाकुर ने ही किया और 12% इसलिए दिया गया क्योंकि 29% अति पिछड़ा बिहार में थे उस समय, करीब 100 जातियों को मिलाकर। आज जब जातीय जनगणना हुई तो उसमें जो आंकड़े निकल के आए हैं जिसमें 36% अति पिछड़ा है और उसके भी आरक्षण के दायरे को नीतीश कुमार ने बढ़ाया है। मतभेद थे, अपने लोगों को बचाना, उनको ये करना, बहुत सारे झगड़े चल रहे थे उस दौरान। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी जयंती पर अपने भाषण में कहा कि शराबबंदी की वजह से उनकी सरकार गिरी। बिहार में उस समय शराबबंदी थी, लेकिन ये शराबबंदी देशव्यापी थी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पूरे देश में शराबबंदी लागू की थी और उसको चरणबद्ध तरीके से उसको बंद करना था। बिहार में उसको इम्प्लीमेंट किया कर्पूरी ठाकुर
ने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो वो भी थोड़ा बहुत उसका भी कारण होगा। तो कई कारण मिलके उसमें सरकार, जो झगड़े हो रहे थे इसकी वजह से सरकार गिरी, जिसमें जनसंघ कह सकते हैं, संगठन कांग्रेस। जनसंघ के नेता उस समय थे कैलाशपति मिश्र, जो कि कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल में नंबर 2 थे, वित्त मंत्री थे। और संगठन कांग्रेस सत्येंद्र नारायण सिन्हा की थी, उनके भी वो भी नाराज थे कर्पूरी ठाकुर के, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का काम करने का तरीका बड़ा क्रांतिकारी था, जो कि उस समय के नेताओं को रास नहीं आ रहा था। बहुत क्रांतिकारी नेता थे वो, काफी जल्दी में काम करना चाहते थे, बहुत सारा काम कम समय में करना चाहते थे, जो इनको पसंद नहीं था। और यही वजह है कि उसमें ये सरकार गिर गई। कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आया कि जो है जनसंघ ने सरकार गिराई, जनसंघ ने सरकार गिराई। तो केवल जनसंघ ने सरकार नहीं गिराई थी, सरकार में जो अन्य पार्टियां थी, संगठन कांग्रेस जैसे पार्टियां थी, उसकी वजह से भी सरकार गिरी उस समय। शराबबंदी भी एक कारण हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा कारण नहीं था, क्योंकि यह देशव्यापी लागू किया गया था। पर उस समय कहा जाता है कि शराबबंदी को लेकर जो बाद में सरकार बदली, जब मुंगेरी लाल का जो सिफारिश थी आरक्षण वाली उन्होंने लागू की थी, तो वो तो लागू आगे भी कांग्रेस की सरकार ने किया, लेकिन शराबबंदी को कंटिन्यू नहीं किया, उसको खत्म कर दिया गया। तब शराबबंदी के पक्ष में जो शराब माफिया थे उस समय के, वो काफी मुखर हुए थे। उस दौरान वो नहीं चाहते थे कि शराबबंदी को खत्म किया जाए। तो कुल मिलाकर जो अभी हम कह सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को बनाया भी जनसंघ ने, क्योंकि जनता पार्टी में हिस्सा थे। बाद में वही जनसंघ जो है भारतीय जनता पार्टी बनती है, और गिराने में भी उनका नाम आया। साथ में और दल भी थे, संगठन कांग्रेस भी था। तो ये कहना कि केवल जनसंघ ने ही गिराया, इस प्रकार की बात नहीं है। और इस संदर्भ में कहना कि आज के दौर में अगर हम बातचीत करें तो बिहार की जो स्थिति है, जैसे बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं फिर से बीजेपी के साथ तो नहीं चले जाएंगे। आज के भाषण को आप देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने प्रशंसा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो भी एक बड़ा लोगों को एक इंडिकेशन दिख रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने प्रहार किया अपने सहयोगी दल के, अपने आरजेडी पर, जो परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं कर्पूरी जी के जो कदम हैं, पदचिन्ह है, उस पर चलता हूं, हमने भी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। अभी संकेत तो बहुत से मिल रहे हैं, लेकिन इसका कहां जाकर मतलब संकेत तो लगातार आप देखें तो संकेत मिल ही रहे हैं, और संकेतों के आधार पर ही हम खबर भी चलाते हैं। हालांकि बाद में कहा जाता है कि मीडिया इसको बेवजह तूल दे रही है, पर ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं चीजें सामने आती हैं, आज बहुत सारी चीजें हुई। अब बीजेपी बिहार में एक बार फिर से ओबीसी कार्ड खेल रही है, वही कार्ड जिसको लेकर राहुल गांधी कई बार बयान दे चुके हैं। जाति जनगणना का भी जिक्र कर चुके हैं कि जाति जनगणना जरूरी है। मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई बहुत पुरानी है, और इस बात को लेकर कांग्रेस पहले लड़ी, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर ने भी इसकी आवाज उठाई, फिर से बीजेपी ने इसे लपक लिया। मंडल बनाम कमंडल की पहली लड़ाई 1980 में हुई थी, जो 10 सालों तक चली थी। एक तरफ जाति आधारित मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, तो दूसरी तरफ राम मंदिर का उग्र हिंदुत्व मुद्दा। कांग्रेस के कार्यकाल में राजीव गांधी ने जिस राम मंदिर का ताला खुलवाया, बाद में बीजेपी ने इसे लपक लिया, और अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह रख कमंडल पर भी कब्जा जमाने का दांव खेल रहे हैं। 22 तारीख को रामलला विराजमान कर राम काज किए, 23 तारीख को कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित कर गरीबों का काज किए। यानी मंडल और कमंडल दोनों को एक तरह से बीजेपी ने लपक लिया। यूं कहें तो बीजेपी ने एक बार फिर से 2 निशाने मारे हैं एक तीर से, मंडल और कमंडल का। दोनों के बहाने बीजेपी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। चौथा और अंतिम सवाल यह है कि बिहार में नीतीश कुमार के गठबंधन से बाहर जाने से किसे फायदा होगा। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है कि इंडिया गठबंधन से अलग हो सकते हैं। नीतीश कुमार के बारे में ऐसा कई बार कहा गया कि आरजेडी के साथ उनकी अनबन हो रही है और वो गठबंधन तोड़कर उसकी सरकार गिरा सकते हैं।
नीतीश कुमार कब कब पलटी मारे हैं, अगर इसकी बात करें तो बिहार में जनता दल पर लालू प्रसाद यादव के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। समता पार्टी बनाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ गठबंधन किया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले गठबंधन में भागीदारी बनी। साल 2013 में एनडीए से अलग हो गए, बीजेपी के साथ अपना 17 साल का पुराना रिश्ता तोड़ लिया। साल 2015 में बिहार का विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन किया। अगस्त 2017 में एक बार फिर नीतीश की जेडीयू एनडीए में शामिल हो गए। 2022 में अंतरात्मा की आवाज फिर से शायद नीतीश कुमार सुने और बीजेपी की असहमति के कारण एनडीए छोड़ दिए। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन में 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक सीट कांग्रेस को मिली थी। साल 2022 में नीतीश कुमार ने अचानक पाला बदला और फिर महागठबंधन का हिस्सा हो गए। नीतीश कुमार इस निर्णय से पार्टी के अंदर खाने में नाराजगी भी है कि वो ऐसा फैसला ले रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी नेताओं और उम्मीदवारों को लेकर यह कयासबाजी तेज हो गई है कि अगर सीट बंटवारे को लेकर बात होती है तो फिर नीतीश कुमार के खाते में कितने सीट आएंगे। लेकिन ये राह इतनी आसान भी नहीं है कि नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हो जाएं और फिर से बीजेपी में चले जाएं। 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें जेडीयू, राजद और कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। ऐसे में 2023 में उनके साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने से बड़ा खतरा भी उठाना पड़ सकता है नीतीश कुमार को। यही फैक्टर निचले स्तर से नीतीश कुमार तक पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि हाईकमान भी पार्टी नेताओं के फैक्ट पर गंभीरता दिखा रही है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी खबरें चल रही है कि वो इंडिया ब्लॉक से नाखुश हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण सीट शेयरिंग में देरी को लेकर, दूसरा अलायंस में उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया, कोई पद नहीं दिया गया, इस वजह से उनके खेमे में असंतोष है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या नीतीश कुमार वाकई में इंडिया से अलग हो जाते हैं या बिहार में सरकार गिराते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।